नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपको लगातार 15 मिनट्स के वीडियो मिल रहे हैं, जिसमें 10 मिनट 15 मिनट के अंदर मैं आपको एक टॉपिक्स जो है उनको रिवीजन करवा रहा हूं, क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। बच्चों ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं और एग्जाम में मोस्ट रिपीटेटिव सवालों को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप खुद देख रहे हैं कि मानव रोग की जो 15 मिनट की वीडियो थी, 10 मिनट की वीडियो थी, उससे आपके जो पटवारी के सवाल आए थे, वो पटवारी के सवाल उसी वीडियो से ही आपको जो है देखने को मिले थे। पटवारी के जो प्रश्न थे, जैसे कि आपके मानव रोग का सवाल आया था, टाइफाइड वाला सवाल, उसमें विडाल परीक्षण था, वो आपके उसी 15 मिनट की वीडियो से आया था। इसलिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभप्रद है। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। बहुत कम समय के अंदर मैं आपकी इस वीडियो को कंप्लीट करवाऊंगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, मजा आने वाला है आप सभी विद्यार्थियों को। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या होती है? तो आनुवांशिकी का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। वंशागति मतलब लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाना, और विविधता मतलब जैसे कि एक ही माता पिता की दो संतानें अलग अलग होती है। और विविधता का मेन कारण है हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात हमारे अंदर होने वाला लैंगिक जनन। उसके बाद आप सभी को पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया के थे। एक बार ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहां के थे, तो आप बताएंगे कहां के थे, बताओ। ऑस्ट्रिया के थे, और इन्हें कहते हैं आनुवांशिकी के पिता। प्रश्न आ जाए कि आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कौन है, तो आपको बेटसन बताना है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेटसन के बारे में आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इन्होंने ही बच्चों आनुवांशिकी शब्द दिया था, तो आनुवांशिकी शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम भी क्या था? बेटसन था। फिर प्रश्न आता है कि प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आपको बताना है प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, बताओ। टीएच मॉर्गन है। और आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, बताओ। जीन को कहते हैं। और जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जोहानसन था। ये आपको याद रखना बच्चों, बहुत मेहनत की है मैंने इस कंटेंट को बनाने के लिए, अपने हाथों से सारा कंटेंट लिखा है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और आगे आप कौन से टॉपिक का वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरी मेहनत पसंद आ रही तो दूसरे विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो महज 2-3 दिनों के अंदर ही बहुत ज्यादा विद्यार्थियों तक ये पहुंच पाए। चलिएगा, उसके बाद आप सभी को पता है कि मेंडल ने जो है बच्चों सबसे पहले एक पादप पर प्रयोग किया था, उसका नाम था हिबेसियम या हिरेसियम, आपको याद रखना है हिरेसियम, है ना। उसके बाद इन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। मटर का पौधा जो होता है उसकी पहली बात तो ये क्या होती है, लंबाई कम होती है, उसका जीवन काल कम होता है, तो अगली पीढ़ी को आसानी से देखा जा सकता है। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, अर्थात उसमें नर जननांग और मादा जननांग उसी के अंदर होता है। आपको सभी को पता होगा कि मादा जननांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और फिर आता है अंडाशय। और पुरुष जो होता है उसके भी भाग होते हैं, पुंकेसर होता है, पुतंतु होता है, उसमें पुंकेसर के अंदर परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, वो अलग बातें हैं। बस ये अभी आप इतना ध्यान रखना कि द्विलिंगी होता है। पर साथ ही साथ मटर जो होता है बच्चों द्विबीजपत्री होता है, मतलब इसको जब तोड़ोगे ना तो द्विबीजपत्री है ना, द्विबीजपत्री होता है, इसमें तोड़ोगे तो 2 भाग टूट जाएंगे। जैसे हम देखोगे मटर के 2 भाग हो जाते हैं, ऐसे द्विबीजपत्री है। गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है मटर के पौधे में। और साथ ही साथ याद रखना, मटर के अंदर 7 अलग अलग जोड़ी लक्षण थे, और इन्हीं लक्षणों के कारण मटर के पौधे को मेंडल ने चुना था। और इन लक्षणों को जो है मेंडल ने क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। यह प्रश्न भी आता है कि मेंडल ने लक्षणों को क्या नाम दिया था, तो नाम दिया था उन्होंने कारक, जिसे कहा जाता है फैक्टर। क्या कहा जाता है, बोलो? फैक्टर कहा जाता है। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, ये 7 लक्षण कौन कौन से थे, तो एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलता है हर एग्जाम में। आप देख लेना कि पशु परिचर के हर पेपर में उठा के देख लेना, 7 लक्षणों से सवाल आया है बच्चों। इससे बेहतरीन वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको इतने कम समय के अंदर इससे बेहतरीन वीडियो नहीं मिलेगी। इस बात का मैं आपको दावा ठोक करके कहता हूं बच्चों, कि मैंने मेहनत की है और हर कोई मेहनत नहीं कर सकता। प्यारे विद्यार्थियों, पूरे दिन ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास लेने के बावजूद आपके लिए कंटेंट लिखना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मेरे को बनाया किसने? विद्यार्थी ने बनाया, और मैं हारता नहीं हूं, याद रखना। पौधे की लंबाई पहला गुण है, पौधे की लंबाई। इसमें लंबा होता है प्रभावी। प्रभावी का मतलब जो होता है अपने लक्षणों को प्रकट कर पाता है उसको बोलते हैं प्रभावी, जो नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी। तो ये 7 लक्षण है। जैसे पौधे की लंबाई, तो लंबे और बोने में जब लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? लंबा जीतेगा। तो लंबाई जो होगा वो प्रभावी होगा, और बोना क्या होगा? अप्रभावी होगा। दूसरा है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति में आता है कक्षस्थ और आता है अंतस्थ। फिर आता है पुष्प का रंग। पुष्प के रंग में बैंगनी जो होता है वो प्रभावी होता है, और सफेद होता है अप्रभावी। फिर आता है फली की आकृति, फूली हुई, और बताओ क्या हो जाएगी? चिपटी हुई। फली का रंग हरा, और बताओ कौन सा जाएगा? पीला। फिर बीज की आकृति गोल, और बताओ कैसा? झुर्रीदार। और फिर बीज का रंग कौन सा आ जाएगा? पीला, और बताओ कैसा हो जाएगा? हरा। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा प्रभावी लक्षण है, निम्न में से कौन सा अप्रभावी लक्षण है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कुल मिलाकर के आपको इनको मैच करवाना पूछ सकता है। कैसे भी प्रश्न बनेगा आपसे सवाल बनेगा, 100% याद रखिएगा। आपको इधर हो सकता है इधर लिख दे और उनके सामने उनके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लिख दे और बोले कि बताओ कौन सा कथन गलत है। समझ में आ रही मेरी बात? याद रखिएगा।
उसके बाद देखो शब्दावली अपने को पढ़नी है, तो पहला शब्द आता है एलिल्स। एलिल्स को बोलते हैं युग्म विकल्पी। नाम से स्पष्ट है, देखो युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब होता है, युग्म विकल्पी का मतलब होता है एक ही विकल्प के दो युग्म। नाम से स्पष्ट है, युग्म विकल्पी मतलब होता है एक ही युग्म के दो विकल्प, मतलब एक ही लक्षण के दो भिन्न भिन्न रूपों को एलिल्स कहा जाता है। जैसे कि पौधे की लंबाई, ये एक लक्षण है, इसके दो भिन्न भिन्न रूप है, एक लंबा और एक बताओ क्या है, बताओ बोना, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, बताओ एलिल्स कहलाएंगे। समझ में आ गई। अब ये दोनों एलिल्स अगर सेम है, जैसे कि टीटी है, आर 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 आर, ये सेम है, तो इनको तो बोलते हैं समयुग्मजी। और जब दोनों अलग अलग है, जैसे एक बड़ा टी एक छोटा टी, एक बड़ा आर एक छोटा आर, जब ये दोनों अलग अलग है तो उसे क्या कहा जाता है, विषम युग्मजी कहा जाता है। तो एलिल समझ में आ गया, समयुग्मजी समझ में आ गया, विषम युग्मजी समझ में आ गया। तो एक ही लक्षण के दो भिन्न भिन्न रूपों को एलिल्स कहते हैं। जब ये एलिल समान है तो उसको बोलते हैं समयुग्मजी। सम मतलब समान, युग्मजी मतलब युग्म, समयुग्मजी। समझ, इसको बोलेंगे होमोजाइगस, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। समझ में आ गई मेरी बात, याद रखिएगा। उसके बाद अगला आता हमारे पास प्रभावी लक्षण। बोलो क्या आएगा बच्चों, प्रभावी लक्षण। अब गुरुजी प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, जो अपने आप के लक्षण को प्रकट कर पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बताओ प्रभावी लक्षण कहा जाता है। जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं उसे क्या कहा जाता है, बोलो प्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे एक लंबा और एक बोना, दोनों में जब लड़ाई हुई तो जीतेगा कौन, बताओ लंबा जीतेगा, तो लंबा क्या हो जाएगा, बताओ प्रभावी हो जाएगा। और दूसरा होता है अप्रभावी। जब ये जेल प्रेरी में आया था अभी सवाल, याद रखिएगा, जब दो चीजों में लड़ाई होती है जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता उसे क्या बोलते हैं, अप्रभावी कहते हैं। फिर याद रखना, एक ही लक्षण में, जैसे कि मान लो पौधे की लंबाई, एक लंबा और एक बोना, जब इनमें क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं एकल संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब एक ही लक्षण के बीच मान करके एक ही लक्षण के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं एकल संकरण। और एक होता है द्विसंकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें दो लक्षण, जैसे कि 7 लक्षण थे ना, उनमें से 2 लक्षण ले लेगा, पौधे की लंबाई, पौधे का रंग। समझ में आए, पौधे की लंबाई, पुष्प का रंग। समझ में आ गई, पुष्प की आकृति और फली की आकृति, ऐसे दो मिलकर के जब दो लक्षणों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब सिंगल में कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब 3 में कराते हैं, जब 3 लक्षणों में कराते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। त्रिसंकर संकरण, जब 3 लक्षणों को आपस में क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं त्रिसंकर संकरण। उसके बाद एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। जब भी आप बाहरी लक्षण देखते हैं, किसी को देख करके अरे गोरा दिख रहा है, इसके बढ़िया बाल है, इसके बढ़िया कान है, इसकी बढ़िया दाढ़ी मूंछ आ रही है, बढ़िया नाक है, तो ये क्या कहलाता है, फिनोटाइप। फ से फिनोटाइप और फ से फिजिकली। जब आप फिजिकली किसी चीज को देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है। जब आप उसको आंतरिक रूप से देखते हो, जैसे आंतरिक रूप से देखते आ रही है तो शराब नहीं पीता, इसको तो दया आती है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो काइंड हार्टेड पर्सन है, मतलब समझना आप अंदर की बात करेगा तो क्या कहलाता है, बताओ जीनोटाइप कहलाता है। तो आंतरिक लक्षणों को जीनोटाइप कहते हैं और बाहरी लक्षणों को क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है। फिर याद रखना बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या क्या होता है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो याद रखिएगा, F1 पीढ़ी का क्रॉस, अगर मान के चलो F1 पीढ़ी का क्रॉस, F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी से करवाया जाता है तो इसको कहा जाता है बैक क्रॉस। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यह सवाल आ चुका है पशु परिचय के अंदर, है ना, टेस्ट क्रॉस पूछा था वहां पर। तो याद रखिएगा, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी एक से करवाते हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी से करवाते हैं तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉस, और जब F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी से कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ऐसे देखो समझो, आप सभी को पता है कि ये भी लंबा ये भी लंबा, लंबे वाले को क्या बोलेंगे, प्रभावी, ये भी बोना ये भी बोना, तो ये क्या कहलाएगा, अप्रभावी। जब इनको क्रॉस कराया जाता है तो एक टी इधर से आता है, छोटा वाला टी इधर से आता है, इधर बड़ा वाला टी इधर छोटा वाला टी, तो ये जो आई इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी मतलब जब पहली बार क्रॉस कराने पर जो पीढ़ी आती है उसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। तो एक टी इधर से आया, एक टी इधर से आया, तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी, ये बताओ कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी का क्रॉस या तो आप प्रभावी से कराओ या फिर आप अप्रभावी से कराओ, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये F1 पीढ़ी है तो इसका क्रॉस या तो प्रभावी से करवा दो, या तो प्रभावी से करा दो, या इस F1 पीढ़ी का क्रॉस बताओ किससे करा दो, बताओ अप्रभावी से करा दो, तो इसे कहा जाता है बैक क्रॉस। क्या कहा जाता है, इसे बैक क्रॉस कहा जाता है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बैक क्रॉस कहा जाता है। लेकिन अगर इस F1 पीढ़ी का क्रॉस, ध्यान से समझना, अगर इस F1 पीढ़ी का क्रॉस आपने प्रभावी से करवा दिया, प्रभावी से करवा दिया, तो आपको यह कहलाएगा आउट क्रॉस। क्या कहलाएगा बच्चों, आउट क्रॉस कहलाएगा। लेकिन अगर इस F1 पीढ़ी का क्रॉस आपने अप्रभावी से करवा दिया तो इसे क्या कहा जाता है, बताओ टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। याद रखिएगा सभी प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने बता रहा हूं मैं। तो ये टेस्ट क्रॉस वाला सवाल आपके पशु परिचय में पूछा गया था, याद रखिएगा, ये बताओ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न आ जाए बैक क्रॉस क्या है, तो याद रखना यहां पर प्रभावी और अप्रभावी का पता करने के लिए ही टेस्ट क्रॉस काम में लिया जाता है, बैक क्रॉस काम में लिया
जाता है। तो जब किसी से भी कराओगे तो ये कहलाएगा बैक क्रॉस, लेकिन अगर प्रभावी से कराओगे तो ये कहलाएगा आउट क्रॉस, और अप्रभावी से कराओगे तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। मुझे विश्वास है कि आपको तीनों परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपना अगला आता है सहप्रभाविकता। बच्चों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरा डेडिकेशन आपको पसंद आ रही है, बच्चों आपको मैं बता दूं, जब मैं आपके लिए 15 मिनट का वीडियो बनाता हूं ना, आपने बहुत प्यार दिया है। देखो 15 मिनट वाले वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, ये मैं दिल से कह सकता हूं, क्योंकि इन 15 मिनट के जो वीडियोस थे ना बच्चों, इनमें आपने एक भी वीडियो को 50,000 से कम व्यूज नहीं आए हैं। सारे वीडियोस को आपने 50,000 प्लस व्यूज दिए हैं, मतलब 71,000 72,000, और ये बहुत दिनों में नहीं, आपने मतलब 5-7 दिनों के अंदर ही 50,000 प्लस व्यूज दिए हैं। राजस्थान ने बहुत प्यार दिया है साहब मुझे, तो इसके लिए मैं मेहनत करता हूं बच्चों, है ना। और इसके लिए आपको जब 15 मिनट का वीडियो मिलता है ना, तो इसमें मेरी मिनिमम बच्चों 50 मिनट की मेहनत होती है, मिनिमम से मिनिमम। मैक्सिमम तो कई वीडियोस के लिए तो मुझे 1-1.25 घंटा भी टाइम लगता है बच्चों, क्योंकि सारा कंटेंट पहले लिखना पड़ता है, लिखने के बाद उसको 2 बार चेक करना पड़ता है कि कहीं छूट तो नहीं गया, फिर उसको रिकॉर्ड करता हूं, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको वापस से सुनता हूं कि कहीं पर कुछ रह तो नहीं गया, कुछ मिसिंग तो नहीं होगा, तब जाकर के आपको वीडियो मिलता है। मतलब आपके इस 15 मिनट के लिए मैं 50 मिनट 1 घंटा जो है अपना टाइम देता हूं, और इस 1 घंटा मेरे टाइम देने से आपके 4 घंटे बचते हैं बच्चों, आपके 4 घंटे, क्योंकि इस टॉपिक को जब आप पढ़ोगे तो 4 घंटे में आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। फिर भी इतनी चीजें आपको जो है याद नहीं रह पाएगी, जो मैं आपको 15 मिनट के अंदर आपको क्लियर करवा रहा हूं। ये वैल्यू है एक इस 15 मिनट शो की बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। तो सहप्रभाविकता क्या होती है? जब 2 लक्षण, मेंडल ने यह कहा था कि हमेशा जब क्रॉस कराते हो 2 चीजों में, तो एक का प्रभाव प्रकट होता है, दूसरे का प्रभाव प्रकट नहीं होता, ये मेंडल ने कहा था। लेकिन ये उसका अपवाद है। मेंडल का प्रभाविकता के नियम का ये क्या बताओ, अपवाद है ये दोनों। ये क्या कहते हैं, जैसे सहप्रभाविकता, कोडोमिनेंस, मतलब दोनों ही अपना प्रभाव प्रकट कर लेते हैं, जो साथ साथ प्रभाव। जो कि मेंडल ने कहा था कि जैसे एक लंबे और एक बोने में क्रॉस कराओगे तो या तो वो लंबा आएगा या फिर वो बोना आएगा, दोनों में से एक आएगा। लेकिन यहां पर अगर आप हमारे ब्लड ग्रुप को देखोगे ए और बी को, तो यहां पर ए भी अपना प्रभाव प्रकट करता है, बी भी अपना प्रभाव प्रकट करता है, दोनों ही अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। जबकि मेंडल ने तो कहा था कि हमेशा एक ही प्रभाव प्रकट करेगा, उसको बोलते हैं प्रभाविकता का नियम। तो इस प्रभाविकता के नियम का अपवाद बताओ कौन है, बताओ आपका सहप्रभाविकता है। और सहप्रभाविकता का एग्जाम्पल कौन है, तो ब्लड ग्रुप ए बी है। इसको आप गांठ बांध लेना, पेपर के दिन में याद आऊंगा आपको, पटवारी वालों को भी याद आया था, आपको भी याद आऊंगा, आगामी सभी एग्जाम वालों को याद आऊंगा। इसलिए कह रहा हूं भाई साहब मेहनत करना स्टार्ट कर दो बच्चों। इस 15 मिनट के वीडियो को बिल्कुल अच्छे से 2-3-4 बार देख लिया करो। सारी बातें आपको जिस दिन पेपर होगा बताऊंगा, इस 15 मिनट की क्या वैल्यू है बच्चों। उसके बाद अपूर्ण प्रभाविकता। मेंडल ने कहा कि 2 चीजों में जब लड़ाई होगी तो एक का प्रभाव प्रकट होगा, वो तो प्रभावी, और जिसका नहीं होगा वो अप्रभावी। लेकिन अपूर्ण प्रभाविकता का मतलब है जिसमें दोनों का ही प्रभाव प्रकट नहीं होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब दोनों का ही प्रभाव प्रकट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविकता। जैसे इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, स्वान पुष्प या स्नैपड्रैगन, इसके अंदर दोनों का ही प्रभाव प्रकट नहीं हुआ था। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। अब कैसे होता है, क्यों होता है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, हमको केवल शब्दावली पढ़नी है। प्रश्न आ जाएगा, बताओ अपूर्ण प्रभाविकता क्या होती है, जब दोनों ही अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते। एग्जाम्पल क्या याद रखना है, स्नैपड्रैगन, या इसे कहा जाता है स्वान पुष्प। अगला आता है लिंकेज। सहलग्नता को बोलते हैं लिंकेज बच्चों। और लिंकेज का मतलब क्या होता है, लिंक होकर के जाना। जैसे ये गुणसूत्र है प्यारे बच्चे, इस गुणसूत्र पर 2 जीन हैं, इस गुणसूत्र पर ये 2 जीन हैं, और ये दोनों जीन अगली पीढ़ी में एक साथ जो है ट्रांसफर होती है, उसे बोलते हैं लिंकेज। लिंक एज मतलब लिंक होकर के जाती है। सहलग्नता मतलब साथ लग करके जाती है। तो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित 2 जीन अगली पीढ़ी में एक साथ उनकी वंशागति होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, सहलग्नता कहा जाता है। और इस सहलग्नता के बारे में किसने बताया था, T.H. मॉर्गन ने बताया था। और इसका एग्जाम्पल कौन है, तो आपको याद रखना, ड्रोसोफिला मक्खी। क्या बताओगे, ड्रोसोफिला मक्खी। T.H. मॉर्गन ने देखा था कि ड्रोसोफिला जो मक्खी थी, वो जब आ रही थी, उसकी आंखों का कलर चेंज होते ही उसका पेट दर्द होकर के वो ड्रोसोफिला मक्खी मर रही थी। तो उसने बात बताई थी कि उसकी आंखों का कलर और पेट का दर्द, इन दोनों के जीन एक साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं, इसी को बोलते हैं सहलग्नता। और ये कौन सी नियम का अपवाद है, तो मेंडल का तीसरा नियम है, जिसका नाम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम दिए थे मेंडल ने। पहला था प्रभाविकता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले नियम के 2 अपवाद हैं, सह प्रभाविकता, अपूर्ण प्रभाविकता। तीसरे नियम का अपवाद है सहलग्नता। सहलग्नता
जिसके बारे में बताया था टीएच मॉर्गन ने। दूसरे नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, पृथक्करण के नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला नियम आता है प्रभाविकता का नियम, जिसके दो अपवाद थे। दो चीजों में लड़ाई होती है, एक चीज जीतेगी, एक चीज बताओ क्या करेगी, हारेगी। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। एक बात बताओ, आप अपना क्या प्रकट करना चाहते हो, प्रभाव प्रकट करना चाहते हो। प्रभाव प्रकट करने के लिए आपको नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी, और नौकरी की तैयारी के लिए आपको घर वालों से क्या रहना पड़ेगा, बताओ, पृथक रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। और जब घर वालों से अलग रहोगे तो आप कैसे पड़ जाओगे, बताओ, अकेले पड़ जाओगे, एकल संकरण का नियम कहते हैं। लेकिन फिर आप उदयपुर में आओगे तो क्या हो जाओगे, बताओ, स्वतंत्र हो जाओगे। 2-5 महीने रहने के बाद तुम एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाओगे। फिर एक से कैसे हो जाओगे, बताओ, डबल हो जाओगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विसंकरण का नियम कहा जाता है। तो याद रखना, पहला है प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम जिसे बोलते हैं एकल संकरण का नियम, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम जिसे बोलते हैं द्विसंकरण का नियम। इसके भी दो अपवाद हैं, इसका एक अपवाद है, लेकिन इसका कोई भी अपवाद नहीं है। पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप भी पूछे जाते हैं। तो इसका फिनोटाइप याद रखना 3:1 होता है, इसका जीनोटाइप होता है 1-2-1 1-2-1 1-2-1। उसके बाद इसका फिनोटाइप ऐसे निकालना है, इससे ये देखो कैसे निकालना है, तो ऐसे करना है, पीछे लिखना है 3:1। पहले वाला फिनोटाइप लिख दो 3:1। अब इसको गुणा करो, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ जाएगा। बस 9 3 3 1। तो बताओ, इससे ये निकाल लोगे ना आराम से, कुछ नहीं करना, केवल क्या करना, बताओ, गुणा करना है। तो 1 को 3 से गुणा किया तो बताओ कितना आया, 3 आया, और 3 को फिर 3 से गुणा किया तो कितना आया, बताओ, 9 आया। तो 9 3 3 1। उसके बाद अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो जीनोटाइप कितना होता है, बताओ, 121 1:2:1। अब मुझे अगर मान लो इसका जीनोटाइप निकालना है तो क्या करो, वही लिख दो, पीछे लिख दो 1:2:1। अब क्या करो, 121 के बाद क्या आता है, बताओ, 122 आता है, ऐसे लिख दो 122, और बीच में लिख दो 412। क्या लिख दो, बताओ, 412। तो ये जो निकल के आया बच्चों आपका, ये निकल के आया है आपका स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का जीनोटाइप। तो समझ में आ गया होगा आपको। इससे ये निकाल लो और इससे क्या निकाल लो, बताओ, ये निकाल लो। क्लियर सभी को? यस। इसके नियमों की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, कार्ल कोरेंस। इसने सबसे ज्यादा काम किया था कार्ल कोरेंस। दूसरा वैज्ञानिक था ह्यूगो डीब्रिज, हॉलैंड का था ये। और तीसरा था बच्चों ऑस्ट्रिया का सेरमैक, है ना। तो याद रखना, ये जर्मनी का था, ये हॉलैंड का था, और ये आप सभी के सामने ऑस्ट्रिया का था। तो एक तो का नाम क्या था, कार्ल कोरेंस, एक का नाम ह्यूगो डीब्रिज, और एक का नाम क्या था, वॉन सेरमैक। इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। तो बच्चों, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। ये कोई मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चा कमेंट नहीं करे कि 15 मिनट में आनुवांशिकी पूरा नहीं हो सकता, ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं करें। आपको पता है कि भाई देखो, ये 15 मिनट शो का मतलब होता है आपको रैपिड फायर रिवीजन करवाना और उन सभी सवालों से अवगत करवाना जो मोस्ट रिपीटेटिव सवाल होते हैं। 15 मिनट के अंदर टॉपिक पूरा नहीं होता, लेकिन वो सारे सवाल मैं आपको बता चुका हूं जो अब तक पेपर के अंदर पूछे गए हैं। तो आप खुद को पता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर ही रिपीट होते हैं, इसलिए 15 मिनट की वीडियो मेरी बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और किस वीडियो का आप 15 मिनट में शो चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।